अस्सलामुअलैकुम डियर्स, कैसे हैं आप सब। तो जी आज लेक्चर नंबर 3 हम डिलीवर करेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रीवियसली हमने बात की थी कुछ बेसिक टर्म्स के हवाले से, और ये कुछ टाइप्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। बेसिकली इसमें हम करते क्या है कि चूँकि डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस बिज़नेस में लोग लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजंस है, और उन सब डिसीजन के लिए एक वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन जो बेसिक हमारे साथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस है वो 3 टाइप्स हम कंसिडर करते हैं, या इस बुक में हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे साथ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने प्रीवियसली बहुत डिटेल में ज़िक्र किया है कि ये एक कंप्लीट सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल इवेंट्स को, यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये सारा हम पढ़ेंगे। एक अकाउंटिंग साइकिल है, 8 स्टेप पे मुश्तमिल एक साइकिल है, ठीक है, 8 स्टेप्स, ये पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें होता क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैनेजरियल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग से, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या है कि हम किसी बिजनेस की फाइनेंशियल डेटा की अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने प्रीवियसली डिटेल में समझाया है कि ये एक रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। क्योंकि कारोबार में रेगुलर बेसिस पे मतलब सैकड़ों ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, और जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सेल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, परचेज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या मेनली बताता है कि जो आप ये प्रोसेस करते हैं, और एट द एंड ऑफ ईयर, साल की एंड पे आप क्या करते हैं, मीनिंगफुल कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, मीनिंगफुल इन्फॉर्म डेटा, या मतलब इसको इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं। और वो क्या है आपके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। बात को आसान करेंगे, टफ नहीं करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं कि आप बिजनेस की एक ओवरऑल पिक्चर देते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, या एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, एक ख़ास टाइम पे। और इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स आते हैं, बैलेंस शीट इसमें आता है, ठीक है, बैलेंस शीट, और इनकम स्टेटमेंट इसमें आता है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट्स क्या है, इसमें एक कैश फ्लो भी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में, कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। तो ये 3 बेसिक स्टेटमेंट्स है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी भी है, लेकिन वो फिर ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होते हैं, समराइज फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मौजूद होते हैं, किसके लिए, डिसीजन मेकर्स के लिए। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का अल्टीमेट जो मैंने इंड का बताया था, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज अ मीन टू इन इंड। इन इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको क्लियर होगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस नेचर के होते हैं। दीज आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, और जो कंपनी के बेसिक मतलब रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, एक रूटीन रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन, मतलब आपने डिफरेंट अकाउंट्स में बैलेंसेस या मतलब जो ट्रांजेक्शनल डेटा है उसको क्लासीफाई करना होता है, फिर उसको समराइज एक ट्रायल बैलेंस की शक्ल में, वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है और किस तरह हम करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। और इसमें हम मेनली शो क्या करते हैं कि मतलब कंपनी की एसेट्स क्या है, यानी टोटल असासा इसकी क्या है, इसके ऑब्लिगेशंस, जो मतलब लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। और इसमें जो ऑनर्स की फंड्स है, ये सारा कुछ हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ज़रिए पता चलता है, और वो किस स्टेटमेंट में मौजूद होते हैं, वो बैलेंस शीट में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह किसी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कौन सा, इनकम स्टेटमेंट बताते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ बेसिकली क्या है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बदौलत आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिलता है।
और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ इस नेचर का होता है जिस तरह मैंने बताया, ठीक है। अब सेकंड क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हम पढ़ते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, या मैनेजीरियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, मैनेजीरियल मैनेजमेंट जो भी आप कह ले, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे एक डिटेल सब्जेक्ट पीस पे हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स प्रोसीजर्स, और पूरा हम सीखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और इसमें हम मेनली क्या करते हैं, ठीक है। तो अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आई होप कि आपको क्लियर है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेनली हम क्या पढ़ते हैं, और इसमें नॉर्मल जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो हम कुछ एक मीनिंगफुल एक समराइज फॉर्म में लाते हैं ताकि लोग इस पे एफिशिएंट डिसीजन बना सके इन इंफॉर्मेशन की बेस पे, ठीक है। तो अब सेकंड हमारे साथ क्या है, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, या चलो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहे, ठीक है, ये एक ही बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इधर होता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट आपको मैंने समझाया था कि कॉस्ट क्या है, ठीक है। बेसिकली ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली आप रिपोर्ट करते हैं, यानी इन्वेस्टर को आप रिपोर्ट करते हैं, इनवल रिपोर्ट जो आपके होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे नेचर की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो आप एक्सटर्नली रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल है, एक्सटर्नली कांट रिपोर्ट, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सिर्फ मैनेजमेंट की यूज़ के लिए है, सिर्फ मैनेजमेंट उसको डिसीजन बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। मैनेजमेंट भी क्या है, आपके स्टेक होल्डर्स आते हैं इसमें, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ है, आपके मैनेजर्स है, आपके जो सीईओ एंड सब जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो आपकी मैनेजमेंट है इन सम लेवल, चाहे वो फर्स्ट लाइन है, वो मेडल या मैनेजरियल लेवल है, या हमारे साथ एग्जीक्यूटिव या टॉप लेवल है, ठीक है। तो ये सब स्टेक होल्डर्स में आते हैं जितने भी इंडिविजुअल्स काम करते हैं। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा किस लिए होता है, इंटरनल रिपोर्ट के लिए, इंटरनली रिपोर्ट, ठीक है। दिस शुड बी रिपोर्टेड इंटरनल टू द इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर में आपकी मैनेजमेंट आती है, और ये इंफॉर्मेशन किस नेचर के होते हैं, इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग की पूरा एक डेटा होता है, ठीक है। मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ किस नेचर के हैं, कौन से प्रोसीजर्स आप यूज़ करते हैं, और उन सब प्रोडक्शन जो आपके प्रोसेसेस हैं उनके लिए क्या रिसोर्सेज ज़रूरी है, क्या कुछ आपको चाहिए, ठीक है। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा जो होता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन जो होते हैं, कि मतलब आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, कितना आपने मैन्युफैक्चर किया है, कितना सेल आउट किया है, कितना आपने इन्वेंट्री सप्लाई मतलब सप्लायर से दोबारा मंगवाई है। तो ये सारा डेटा आके एक आपको जो इस डेटा की बुनियाद पे आप अपने डिसीजंस बनाते हैं, आपको ये डेटा मिलती है अपने अकाउंटिंग मतलब जो आपके सिस्टम्स है, सॉफ्टवेयर्स है वगैरह, ठीक है, आप जो भी यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में। तो अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो कॉस्ट डेटा है, ठीक है, प्रोडक्शन की आपकी जो डेटा है कि आप किस तरह कौन से टेक्निक्स यूज़ करेंगे। मतलब मैं आपको इधर बताऊँ, फॉर एग्जांपल आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कॉस्टिंग टेक्निक है, या प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है, कॉस्टिंग पढ़ते हैं, या इसमें एक और भी है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो जितनी भी कॉस्टिंग टेक्निक्स है, इनसे जो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्ट डेटा आती है, या कॉस्ट जो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और इसमें CGS हम मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। ये CGS क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है, इसके बदौलत आप मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करते हैं, और वो मैनेजमेंट क्या करते हैं कि अपने बजट, अपनी जो फाइनेंशियल प्लान बनाता है वो अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंगली बनाता है। मैं एक सिंपल मिसाल दूँ यार आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर से निकलते हैं, तो आपका इतना तो प्लान होगा कि मुझे कहाँ पे जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल A पॉइंट पे मुझे जाना है, ठीक है, और ये आपका घर है 0, ठीक है। तो अब यहाँ से जाने तक और वापस आने तक का ख़र्चा क्या है, आपका एक्सपेंस क्या आएगा, आपका कॉस्ट क्या है, हाउ मच यू नीड टू स्पेंड इस पॉइंट तक जाने के लिए और वापस आने के लिए, या मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन भी अपना एक प्लान रखते हैं, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा एक एंटिटी होता है, और उनकी मैनेजमेंट की फर्स्ट फंक्शन क्या है कि डिसीजन एंड प्लानिंग
तो आपकी लाइफ में भी प्लानिंग होनी चाहिए। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा इदारा होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, तो उनकी प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है उनकी जो कॉस्ट डेटा है, ठीक है। वो जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन है उनके, वो सब क्या है कि उनके बेस पे वो अपने डिसीजंस लेते हैं, अपनी बजट बनाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट को कितना कितना आपने प्रोवाइड करना है कि भाई आपने ये स्पेंड करना है और ये ABC आपने रिजल्ट्स लाने हैं, ये आउटकम आपकी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह बजटिंग होती है। और बजट क्या है, ये एक फाइनेंशियल प्लान होता है, ठीक है। इसमें हम हर एक डिपार्टमेंट को लाइबल समझते हैं। आगे हम ये भी पढ़ेंगे, एक टर्म पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये हम पढ़ेंगे कि मतलब हर इंडिविजुअल, हर डिपार्टमेंट, हर मैनेजर जिसके पीछे जिसके नीचे लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट सबॉर्डिनेट से, वो सब अपने अपने काम के रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। दे नीड टू रिस्पॉन्स, दे नीड टू प्रोवाइड देयर परफॉर्मेंस। तो ये सारा कुछ क्या है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम पूरा बजटिंग करते हैं, फाइनेंशियल एक साल की प्लान बनाते हैं कि हमने क्या करना है। और ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है, बिल्कुल आप इसको एक्सटर्नली रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये फाइनेंशियल प्लान अब किस तरह हमने इसके ज़रिए अपने गोल्स अचीव करने हैं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और इसी के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोलिंग क्या है कि आप को जो डिफाइन की है बजट में कि आपने फॉर एग्जांपल 50-60% दिस पॉइंट पे आपने अचीव करना है और आपने इस पॉइंट पे आके स्पेसिफिक टाइम पे आपने अचीव नहीं किया, तो अब ये क्या है, परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है। तो इस केस में क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस लो है और कंट्रोल अच्छा नहीं है बिजनेस का, मतलब वो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सो इसकी वजह से ज़ाहिरी बात है आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे जो अल्टीमेट आपने बजट में डिफाइन किए कि हमने ये अचीव करना है, ठीक है। तो इसी तरह इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए वो जितने भी डिपार्टमेंट्स है, हर एक शख्स अपनी एक एंड ऑफ डे रिपोर्ट बेचता है कंट्रोलर या जो कॉस्ट डिपार्टमेंट में जो हेड होता है उसके पास जाती है, और उसका जो पूरा एक बजट उन्होंने बनाया होता है, इसी ये जो बजट होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है, उसी के साथ वो मैच करते हैं उस शख्स की परफॉर्मेंस को। और अगर ठीक है तो वेल एंड गुड, इसने अचीव की है अपने एक दिन की जो उसकी गोल है, तो अच्छा है। अगर नहीं की है तो फिर इस केस में क्या होता है कि वो मतलब पर्सनली जाके या किसी को भेज के देखता है कि क्या मसला था कि उसने ये गोल, एक दिन की जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो लो रही है, तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके इसी तरह वो इंश्योर करते हैं और उस काम को पूरा करके वो मतलब फिर अगले दिन अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक कंट्रोल आप ला सकते हैं और ये कॉस्ट अकाउंटिंग के ज़रिए हम करते हैं, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बिल्कुल कुछ डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। और इसमें हम स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है उनकी जो कॉस्टिंग मेथड्स है, उनकी जो इन्वेंट्री या मतलब एक फॉर एग्जांपल एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, उनकी जो इन्वेंट्री कॉस्टिंग टेक्निक्स है, तो वो भी आलमोस्ट इसी कॉस्ट मैनेजरियल अकाउंटिंग में हम लाते हैं। और उसकी जो प्रोसीजर और रिकॉर्डिंग बेसिक मेथड है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो 8 स्टेप साइकिल है उसी तरह होती है, लेकिन कुछ इसमें नए चीज़ें आते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ आपको ऐसे अकाउंट्स देखने को मिलेंगे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया या मैनेजरियल अकाउंटिंग हो गया, एंड आई होप कि आपको क्लियर है कि मतलब ये कॉन्फिडेंशियल यूज़ के लिए है, ये मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। एक इंटरनल यूज़ के लिए है, बिल्कुल एक्सटर्नली इसको रिपोर्ट करना गलत है और नुकसानदेह भी है, ठीक है। क्योंकि इसी के बेस पे, इसी कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा के बेस पे आप डिसीजन लेते हैं, बजट बनाते हैं। और वो बजट क्या है, एक फाइनेंशियल प्लान होता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान होता है और ये प्लान फिर अचीव किस तरह करेंगे, जो लास्ट इसमें आपने गोल डिफाइन की है, ठीक है। उस गोल को आपने किस तरह अचीव करना है, कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए कि रेगुलर बेसिस पे हर एम्प्लॉई अपने बजट के साथ अपनी परफॉर्मेंस चेक करेगा। और वो खुद नहीं, वो रिपोर्ट भेजता है कंट्रोलर के ऑफिस में। कंट्रोलर क्या होता है, ये CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में।
और वो ये सारा फाइनेंशियल मैटर्स कंट्रोल करता है कि मतलब कहाँ पे इशू है, तो उसको आइडेंटिफाई करे ऑन टाइम। यकीन करें बिजनेस में अगर कोई डिसीजन अपने टाइम पे नहीं ली जाए या अपनी किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस या इस तरह एक जो नेगेटिव एलिमेंट वाला एक कोई चीज़ है आपने ऑन टाइम वो एड्रेस नहीं किया, तो बहुत बड़ा इशू इससे बन सकता है। इसका मैं एक छोटा एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक प्रोडक्ट बनाने में आपका पॉइंट, लेट्स से मैं बताऊं फॉर एग्जांपल आपके 2 RS2 आपके जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आ रहा है, आपको अभी रिकॉर्डिंग में आपने रिकॉर्ड नहीं किए कि ये 2 एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं हर प्रोडक्ट बनने पे। तो आप यकीन करें अगर 5 करोड़ 5 करोड़ आपने प्रोडक्ट्स बनाए एक साल में और ये 5 करोड़ में से 2 को आप ज़रब दे तो आपका 2 रुपये कॉस्ट एक्स्ट्रा है एक प्रोडक्ट में, तो ये 10 करोड़ बन गए। ठीक है, और आपको साल के लास्ट में या मंथ या जो भी आपका पीरियड है इसमें 5 करोड़ प्रोडक्ट यूनिट्स बनाते हैं, स्मॉल प्रोडक्ट्स है, और इसमें आपने 2 रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा की है, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपने प्रॉपरली इसका रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो इससे 10 करोड़ बन गए और फिर आपको लास्ट में पता ही नहीं होगा कि ये 10 करोड़ कॉस्ट कहाँ से एक्स्ट्रा आई है। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटिंग एक इस तरह का फील्ड है कि इसमें आपने बहुत केयरफुल होना है, बहुत आपने अकाउंटेबल रहना है, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना है आपको, और कोई भी छोटी बड़ी मिस्टेक आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है और इसकी वजह से डिसीजन सब कुछ ख़राब होंगे कि इधर आपको ये मसले आएंगे। और अगर ये इस तरह मसला आपको नज़र आता है कि आपका कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग सिस्टम होता ही इसलिए कि इस तरह ये जो हिडन कॉस्ट है उनको कैप्चर करे कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं आ रहा है। इसलिए ये एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है। अकाउंटेबल या अकाउंटिंग मतलब ही इस टर्म का ये है कि टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड आपको मतलब जवाबदेह होना है। ठीक है, आपने जवाब देना है किसी भी एक्टिविटी का, तो बिज़नेस में इसी तरह होता है। सही है, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग पे कुछ मैंने थोड़ा बहुत बताया ना, आई होप कि आपको क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, नेक्स्ट हमारे साथ है जनाब टैक्स अकाउंटिंग। ये एक छोटा सा टाइप है टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग नंबर 3। सही है। अच्छा, टैक्स अकाउंटिंग क्या है, ये मेनली बेस करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। और ये क्या है कि आप जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो उससे पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं, वो क्या कहलाता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न्स। सही है, ये इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या है, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपने अपने रेवेन्यू, अपने एक्सपेंसेस जो भी है आपने अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपके लास्ट में समराइज इंफॉर्मेशन आता है उसी पे बेस करके आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस वगैरह बताते हैं। और वो जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, जीओवीटी बॉडी, पाकिस्तान में क्या है, एफबीआर। ठीक है, पाकिस्तान में एफबीआर है, और ये एफबीआर डिसाइड करती है ये एफबीआर डिसाइड करती है कि इन एक्सपेंसेस या रेवेन्यू के बेस पे के उनके बुनियाद पे कितनी आप पे टैक्स होनी चाहिए। तो फिर वो आपको बेचते हैं कि आप पे इतना, लेट से XYZ जितना भी हो वो टैक्स आप पे आया है और आपने इसको पे करना है, एंड इट बिकम्स अ टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, तो ये कुछ मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट यानी आपकी जो एफबीआर है पाकिस्तान में, या मतलब आई वो क्या है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज या क्या है अमेरिका में, तो वो है, वो क्या करते हैं कि आपको आपसे ये डॉक्यूमेंट लेते हैं और इसमें क्या मौजूद है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वन पीरियड के, वन अकाउंटिंग पीरियड के। ठीक है, और उनके बेस पे, उन फाइनेंशियल इंसाइट्स के बेस पे वो क्या करते हैं, आप पे टैक्स इम्पोज करते हैं या आपसे टैक्स लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपसे वो टैक्स कटवाते हैं। और कॉरपोरेट या मतलब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो उसमें तो डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है, डबल टैक्सेशन, तो आपने 2 दफ़ा टैक्स पे करना होता है। ठीक है, और वो डबल टैक्सेशन डिसाइड होती है बिल्कुल इसी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स ये डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे बेस करके, क्योंकि वो इसमें आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्लियर कट बताए होते हैं। इसमें भी बाज़ बिजनेसेस थोड़ा बहुत वो एक प्रॉक्सी करते हैं अपने टैक्स को कम करने के लिए,
या मतलब बाज़ औक़ात इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी नेट प्रॉफिट ज़्यादा बताते हैं। ये एक प्रोसेस है, आपको मैं अभी टाइटल बताऊँ विंडो ड्रेसिंग। आगे हम इस पे एक लेक्चर इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे कि विंडो ड्रेसिंग क्या है, और ये कंपनीज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये टैक्स अकाउंटिंग हो गया कि इसमें मतलब आप गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सही इंफॉर्मेशन, और इस अकाउंटिंग का मेन मकसद बिल्कुल सिंपलेस्ट अल्फाज में ये है कि कहीं टैक्स लॉ वायलेट ना हो। जो आपके टैक्स के कवानीन है गवर्नमेंट ने मतलब डिफ़ाइन की है कि किस तरह होना चाहिए, वो वायलेट ना हो, और आपकी एक्टिविटीज़ में फेयरनेस हो कि मतलब आप टैक्स ठीक दे रहे हैं, जितना आप पे बनता है आप उतना ही दे रहे हैं, उतना ही पे कर रहे हैं। तो ये इसलिए टैक्स अकाउंटिंग का एक फील्ड। और ये कौन हैंडल करते हैं? ये टैक्स अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, जो वो टैक्स एंड ऑडिटिंग इन चीज़ों में कुछ उनकी एक्सपर्टीज़ है, और अकाउंटेंट्स ही होते हैं बाय द वे, वो सब अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है। चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग को हैंडल करते हैं, फाइनेंशियल, या जो टैक्स अकाउंटिंग मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं वो सब अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ 3 टाइप्स थे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, एंड आई होप कि आपको क्लियर होगी। कोई भी मसला है तो आप जाके, मैंने फ्री नोट्स भी अपने ब्लॉग पे अपलोड किए, और आप लेक्चर नंबर 3 को चैप्टर नंबर 1 में देख के आपको यही चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है ये आपको मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सिंपलेस्ट अल्फाज में मैंने इनको प्रिपेयर की है, ठीक है। फिर भी कोई मसला है तो मैंने एक ईमेल एड्रेस भी उधर दी है, उस पर भी आप फिर क्वायरी जो भी हो, आपकी क्वेश्चन हो, बिल्कुल मैं जब तक आपको सेटिस्फाई नहीं करूँगा तो मैं आपको आंसर देता रहूँगा। एंड टिल द लेक्चर 4 स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।